राजू को लगा कि अब उसका मेडिकल करियर खत्म हो गया था, अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी उस पेशेंट को बचाने की, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट ने उसे धोखा दे दिया। उसे अजीब लग रहा था कि उसकी मैजिकल रिंग ने धोखा दिया था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या अंगूठी गलत हो सकती है? और अगर यह सही था तो फिर क्या उसकी भविष्यवाणी भी गलत हो सकती थी? राजू के अंदर एक तूफान चल रहा था। उसका उसके ख्यालों पर काबू नहीं रहा था। अभी करंट सिचुएशन को देखा जाए तो राजू को यह लग रहा था कि उसे अंगूठी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। उसे उस पेशेंट को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। राजू ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उस पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच मॉनिटर में एक बीप सुनाई दी और देखते ही देखते उस मरे हुए पेशेंट की दिल की धड़कन चलने का ग्राफ उस मॉनिटर पर दिखाई देने लगा। ये चमत्कार देखकर सब हैरान थे। सीनियर डॉक्टर्स और सुष्मिता को यह देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि उस डेड बॉडी के अंदर दोबारा से जान आ गई थी। सब शॉक में अपनी अपनी जगह जम गए थे। तभी राजू ने अचानक उनसे कहा, जल्दी से ऑक्सीजन लेवल चेक करो, वरना ये कोमा में जा सकता है। सारे डॉक्टर और सुष्मिता उस पेशेंट को रिवाइव करने में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ डीन के ऑफिस में एक पीएन ने एक पेन ड्राइव लाकर उन्हें दी। डीन ने वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके चलाई। इस ड्राइव में सीसीटीवी की फुटेज थी, ठीक उसी दिन की जिस दिन राकेश हॉस्पिटल से गायब हुआ था। डीन ने बहुत गौर से उस सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। उसने शुरू से अंत तक हर एक फ्रेम को बड़ी गौर से देखा और फिर हर वो फाइल को दोबारा देखा जिसमें राजू दिखाई दे रहा था। राजू को फॉलो करते हुए डीन उस फुटेज तक आ गया जहां पर राजू तान्या के पास गया था। उसने कैसे तान्या को साइड में ले जाकर बातें की, फिर उसे वॉशरूम के पास ले गया जहां पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खत्म हो गई। डीन ने रियलाइज किया कि उस एरिया के आगे कैमरा इंस्टॉल्ड नहीं था। तभी उसने देखा कि कुछ देर के बाद राजू गुस्से से वहां से बाहर गया और फिर सुष्मिता के साथ वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। डीन सोच में पड़ गया। इस फुटेज से राजू के खिलाफ कुछ भी तो साबित नहीं हो रहा था। यहाँ पर कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा था कि उसने राकेश के साथ कुछ किया था या फिर उसे पता था कि राकेश कहाँ है। उसके बावजूद डीन को राजू पर पूरा शक था। उसे यकीन था कि वो राजू ही था जिसे राकेश के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता था। उन दोनों के बीच दुश्मनी थी और राजू के सिवाय राकेश को और कोई कुछ नहीं कर सकता। डीन ये सोच ही रहा था कि तभी दस्तक की आवाज से उसका ध्यान टूट गया। कम इन, डीन ने कहा। तान्या डीन के ऑफिस में दाखिल हुई। उसका मूड बहुत खराब दिखाई दे रहा था। तान्या का मूड देखकर डीन समझ गया था कि बात नहीं बनी है। डीन को वैसे भी तान्या से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बैठो, डीन ने बड़ी ही रूखे अंदाज में कहा। तान्या उदास चेहरा लेकर डीन के सामने बैठ गई। वो अपनी सफाई में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी डीन ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तान्या खामोश हो गई। वो अंदर ही अंदर डर रही थी। तुम्हें जो मैंने काम दिया था उसमें तुम नाकाम रही, यही कहने आई हो ना तुम? सर, आई एश्योर यू, मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूं। कैसी बात है? सर, एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट आया था जो कि थोड़ी देर पहले डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। सुष्मिता मैडम भी वहां मौजूद थी, लेकिन राजू ने उस मरे हुए पेशेंट में दोबारा से जान डाल दी। क्या बकवास कर रही हो तुम? डीन ने कहा। मैं सच कह रही हूं सर, वो पेशेंट अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है और उसे रिवाइव किया जा रहा है। उसकी पल्स स्टार्ट हो गई है। सुष्मिता मैडम और बाकी सारे सीनियर डॉक्टर्स उसी को ठीक करने में लगे। राजू ने जो किया उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। अब वो लोग पेशेंट को थोड़ी देर में आईसीयू में शिफ्ट करने वाले। सर, इतना ही नहीं, तानिया ने आगे झुककर धीमी आवाज में कहा। सर, राजू पिछले कुछ दिनों से बदला बदला सा लग रहा है। मुझे लगता है उसके पास किसी तरह की कोई शक्तियां हैं या कुछ तो ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर रहा है वो। ये सुनकर डीन को थोड़ा अजीब लगा। उसने तान्या को देखते हुए कहा, तान्या, आर यू क्रेजी? तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूं कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तान्या डीन के कमेंट से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो क्योंकि वो उसकी बात काट रहा था। उसने फिर से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं किसी तरह की कोई बात नहीं बना रही, मैं डर नहीं रही हूं। जो मैंने देखा है मैं बस वही फैक्ट बता रही हूं। कुछ ही देर में आप तक ये बात आ ही जाएगी। तान्या ने डीन को पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। डीन ये सब सुनकर हैरान था। तान्या बार बार राजू को अचानक से मिली ताकत के बारे में बता रही थी। तान्या की सारी बातें सुनकर डीन भी सोच में पड़ गया कि आखिर राजू के अंदर सच में इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने राकेश के दोनों घुटने तोड़ दिए और उसे अपाहिज कर दिया। राकेश तो राजू के सामने काफी लंबा चौड़ा था। तान्या की आवाज डीन के कानों में पड़ी। अब तो हद कर दी सर, अभी तो उसने एक मुर्दे में जान डाली है।
तान्या की ये सारी बातें सुनकर डीन को ये सब इंसिडेंट सुपरनैचुरल लग रहे थे। उसके लिए इन सारी बातों पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक शक भी था। क्या सचमुच राजू के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका जवाब मेडिकल साइंस में नहीं? क्या सच में राजू किसी सुपरनैचुरल शक्ति का मालिक बन बैठा है? लेकिन इन सब डाउट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद डीन के हलक से ये बात नहीं उतर रही थी। उसने तान्या को उसका ध्यान भटकाने के लिए बहुत कस कर डांटा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, फालतू की बातों से मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो, जाओ यहाँ से। तान्या जल्दी से डर के मारे वहां से भाग गई, लेकिन तान्या को डीन ने सिर्फ झूठ मूठ का डांटा था। दरअसल डीन को भी अब राजू पर शक होने लगा था, लेकिन वो तान्या के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। डीन बहुत देर तक सोच में गुम था। वो राजू की शक्तियों को चेक करना चाहता था और वो जानता था कि यह करने के लिए उसे एक फुल प्रूफ प्लान करना पड़ेगा। और अगर इस प्लान से ये साबित हो गया कि राजू के पास वो शक्तियां हैं, तो भी इसमें राजू का ही बड़ा नुकसान था। फिर डीन आसानी से राजू को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर सकता था। डीन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और फिर एक फोन लगाकर उसने अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से कहा, सुष्मिता मैडम और डॉक्टर रजनीश को मेरे ऑफिस में भेज दो। सुष्मिता, सीनियर डॉक्टर्स और राजू ये सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुष्मिता राजू को शाबाशी दे रही थी। ठीक तभी हॉस्पिटल का पियोन आया और उसने सुष्मिता और राजू को बताया कि उन्हें डीन ने अभी अपने ऑफिस में बुलाया है। जैसे ही ये बात राजू ने सुनी, उसने सुष्मिता की तरफ देखते हुए कहा, मैडम मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। सुष्मिता समझ गई कि राजू ऐसा क्यों कह रहा था और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, चलकर देखते हैं क्या बात है। सुष्मिता और राजू दोनों ही डीन के ऑफिस के पास पहुंचे। सुष्मिता ने रास्ते में ही राजू को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो राजू का सपोर्ट करेगी। उसे डीन के सामने किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। उसके सपोर्ट में हॉस्पिटल की बहुत बड़ी अथॉरिटी थी। दोनों डीन के ऑफिस में दाखिल हुए। डीन का व्यवहार बहुत ही बदला सा लग रहा था। राजू ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। राजू को लगा था कि डीन उससे बहुत ज्यादा उखड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसने राकेश को बुरी तरह से इंजर्ड किया था। वो बात अलग थी कि चौधरी साहब के दबाव में आकर डीन राजू को कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन डीन राजू को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने बड़ी गर्म जोशी से खड़े होकर सुष्मिता और राजू से कहा, अरे आइए बैठिए, मुझे बहुत फक्र होता है कि आप जैसे डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में हैं और आप लोगों की वजह से ही हमारे हॉस्पिटल की शान बनी रहेगी। सुष्मिता और राजू ने एक दूसरे को देखा। दोनों को शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। दोनों डीन के सामने बैठ गए। डीन ने कहा, मैंने सुना है कि राजू ने अभी अभी क्या किया है। राजू को हैरानी हुई कि डीन उसे उसके निकनेम से बुला रहा है। ये बड़ी अजीब बात थी। राजू समझ नहीं पा रहा था। डीन ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, एक्चुअली मैंने कुछ डिसाइड किया है कि
तान्या राजू के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। राजू घबरा गया था। वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे अपना भांडा फूटते हुए दिखाई दे रहा था। क्या तान्या को पता चल गया है कि राकेश अब इस दुनिया में नहीं है? अभी तक तो सिर्फ भ्रम बना हुआ था कि राकेश गायब है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजू जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया, जैसे उसके लिए कोई मामूली सी बात थी। तान्या जब उसके सामने आकर रुकी और उसने फिर से पूछा, तुम कल राकेश को क्यों ढूंढ रहे थे? प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो तान्या। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझसे बात करने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारी शक्ल से नफरत है। यह कहकर राजू आगे बढ़ गया, लेकिन तान्या ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजू, बहाने बनाना बंद करो। राकेश को पूछते हुए तुम मेरे पास आए थे ना? उस इंसिडेंट के बाद राकेश का कोई पता नहीं है। तान्या की बात सुनकर राजू अंदर ही अंदर झेप गया। ये उसके लिए बहुत खतरनाक बात थी। वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। वो अंदर ही अंदर डर गया था, और दूसरी बात का उसे ये भी डर था कि कहीं आसपास वाले उसकी बातें सुन ना लें। तान्या, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों मेरी जान खा रही हो? राजू ने झुंझलाते हुए कहा। तान्या ने झट से राजू का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाकर कहा, एक बात याद रखना राजू, तुम चाहे जितना भी इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर लो, लेकिन डीन सर, राकेश के पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो राकेश के गायब होने से पागल हो गए हैं, और मेरा यकीन मानो, वो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। और मैं तुम दोनों के बीच में पिस रही हूं। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तान्या को घूर कर देख रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, कॉलेज का डीन हो या कोई भी हो, मैं देख लूंगा। बस मुझे अपनी शक्ल दिखाकर परेशान मत करो। यह कहकर राजू आगे बढ़ गया। ठीक तभी राजू और तान्या ने उसी वक्त नोटिस किया कि हॉस्पिटल में किसी तरह का हाहाकार मच रहा था। ये आवाजें कैजुअलिटी की तरफ से आ रही थी। तान्या और राजू दोनों ही उस तरफ भागे। उन्होंने हॉस्पिटल की लॉबी में देखा कि एक स्ट्रेचर पर किसी पेशेंट को बड़ी जल्दबाजी में कुछ लोग अंदर ला रहे थे। डायरेक्टर सुष्मिता भी उस पेशेंट के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर उस पेशेंट के साथ थे और वो सब आपस में उस पेशेंट की कंडीशन को देखकर डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था वो पेशेंट कोई वीआईपी था और उसकी हालत नाजुक थी। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले राजू ने कभी महसूस नहीं किया था। राजू को अपने कानों में उस मरीज के दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। वो हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था कि उस मरीज के अंदर चल रही सारी चीजें राजू को समझ आ रही थी। तभी तान्या को किसी ने आवाज लगाई और वो उस तरफ चली गई। राजू वहीं पर खड़ा था। अंदर ऑपरेशन थिएटर में सारे डॉक्टर आपस में पेशेंट की बीमारी डिस्कस कर रहे थे। सभी का यह मशवरा था कि उस मरीज को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों से वो पेशेंट बचाया नहीं जा सकता था। सुष्मिता जो वहीं पर मौजूद थी, उसने अपने सीनियर डॉक्टर से कहा, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सिटी हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल इस शहर में है ही नहीं। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? दूसरे हॉस्पिटल रेफर करने का एक ही मतलब हुआ कि हम लोग इसकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वी आर ऑल इनकॉम्पिटेंट। दरअसल ये बात सभी को समझ आ रही थी कि इसमें सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल की रेपुटेशन की थी, और उन सारे डॉक्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड खराब ना हो कि उनके हाथ से कोई मरीज मरा था। इसीलिए वो सारे डॉक्टर इस केस को हैंडल करने से बच रहे थे। लेकिन सुष्मिता ने उन सबको कह दिया था कि ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। वो सब अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन मैडम, आप देख रही हैं कि उनकी पल्स रेट सेकंड बाय सेकंड गिर रही है। इनका मेटाबॉलिज्म पूरे तरीके से ठंडा पड़ने लगा है। अब हम क्या ही कर लेंगे? हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जितनी देर आप लोग मुझसे बात करने में लगा रहे हो, उससे अच्छा ये होगा कि आप इनको ऑपरेट करना शुरू कर दो। हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुष्मिता का कड़ा रुख देखकर सारे डॉक्टर्स मिलकर उस पेशेंट को बचाने में लग गए। लेकिन उन सब की कोशिश करने के बावजूद भी उस मरीज ने दम तोड़ दिया था। मॉनिटर स्क्रीन पर हार्ट बीट पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। सारे डॉक्टर्स ने एक गहरी सांस ली और फिर शोक जताते हुए एक डॉक्टर ने उस मरीज की आंखें धीरे से बंद कर दी। सबका चेहरा उतर गया था, लेकिन फिर अचानक से दरवाजा खुला और वहां पर राजू ने एंट्री ली। राजू को वहां देखकर सब हैरान हो गए। सुष्मिता ने हैरान न होकर पूछा, राजू तुम अंदर कैसे आए? वो जल्दी से राजू के पास आई और उसने नोटिस किया कि राजू एक टुक देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था।
कुछ सेकंड्स के बाद उसने सुष्मिता से कहा, मैडम आई एम सॉरी बट ये पेशेंट मरा नहीं है। राजू के कहने पर सुष्मिता ने झट से पलटकर उस मरे हुए पेशेंट की तरफ देखा। ये क्या कह रही हो राजू? ही इज डेड। मॉनिटर पर फ्लैट लाइन नजर आ रही है। मैडम प्लीज मेरा यकीन करिए, ये जिंदा है। मुझे ऑपरेट करने दीजिए, इसके पास टाइम बहुत कम है। तुम इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं हो राजू, सुष्मिता ने गुस्से में कहा। लेकिन राजू के दिमाग में जो चल रहा था वो कुछ और ही था। उसे उस पेशेंट के दिमाग से किसी तरह का कनेक्शन महसूस हो रहा था। राजू को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद उस पेशेंट के बेड पर लेटा हुआ था और उसे सब कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी की आत्मा किसी और के शरीर में चली जाती है। राजू को ऐसा लग रहा था कि वो अपने शरीर में भी है और ठीक उसी वक्त वो उस मरे हुए पेशेंट की सारी चीजें महसूस कर पा रहा था। ये सब उसके लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा था। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चारों तरफ डॉक्टर से घिरा हुआ था जिन्होंने उसे डेड घोषित कर दिया था। राजू को पता नहीं था कि ये कोई चमत्कार था या क्या था। राजू को बस ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे दोबारा से पेशेंट को जीवित करना है, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था। राजू गहरी सोच में था। फिर अचानक उसे कुछ हुआ और वो फिर सोच से बाहर आया और उसने हाथ जोड़ते हुए सुष्मिता से मिन्नतें की, लेकिन सुष्मिता ने उसे परमिशन नहीं दी। राजू को परमिशन देने का मतलब था कि सीनियर डॉक्टरों की भी राय लेनी पड़ेगी। यह फैसला उसके अकेले का नहीं था, बात कॉम्प्लेक्स थी। इन डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को डेड डिक्लेयर किया था और दूसरी तरफ राजू कह रहा था कि वो जिंदा है। अगर सच में उनसे कोई गलती हुई थी तो फिर ये बहुत बड़ी बात थी। सुष्मिता सबके फैसले पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुष्मिता के अंदर एक खलिश थी। उसे एक बात सताए जा रही थी। अगर एक डॉक्टर ये बात कह रहा है कि वो किसी पेशेंट को नई जिंदगी दे सकता है तो कम से कम वो रिस्क ले सकती है। सुष्मिता वो रिस्क लेने के लिए तैयार थी। ठीक है, जल्दी करो जो भी करना है। राजू ने सुष्मिता के कहते ही झट से अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और उसके ऊपर स्टॉप वॉच में 3 मिनट का टाइमर सेट कर दिया। राजू ने कहा, प्लीज मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। राजू जानता था कि 3 मिनट के अंदर ही वो पेशेंट पूरी तरह से डेड हो जाएगा। फिर उसके बाद उस पेशेंट को दोबारा रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। राजू ने जल्दी से कुछ नीडल निकाली और उस पेशेंट की बॉडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लगानी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे राजू बहुत ही बारीकी से उस पेशेंट के शरीर पर इंपॉर्टेंट वेन्स ढूंढ रहा। एक एक नस की जगह राजू 1 mm नाप कर चल रहा था। वो सारे सीनियर डॉक्टर सुष्मिता पर टूट पड़े थे। मैडम, ये सब क्या हो रहा है? सुष्मिता ने उन डॉक्टरों को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, आई विल टॉक टू यू लेटर, राइट नाउ आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब राजू इन हिज वर्क। वो सारे डॉक्टर राजू को देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ रहे थे। एक डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि राजू किसी मरे हुए शरीर का अपमान कर रहा है और डॉक्टर होने के नाते उन्हें फौरन राजू को रोक देना चाहिए। लेकिन सुष्मिता कोई एक्शन नहीं ले रही थी। वो राजू को अपना काम करते हुए देख रही। कहीं ना कहीं सुष्मिता को ऐसा लग रहा था कि शायद राजू कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जिससे वो इंसान सचमुच जिंदा हो जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उस मरे हुए शरीर पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। सिर्फ 30 सेकंड बाकी रह गए थे। फिर आखिरकार राजू ने जल्दी से उस मरे हुए पेशेंट के तलवे को पकड़कर 2 बार रगड़ा और फिर एक तार निकालकर उसने सॉकेट में लगाया। जैसे ही राजू ने एक डायरेक्ट तार सॉकेट में लगाया, डॉक्टर और साथ में सुष्मिता हैरान हो गए। आखिर राजू क्या करने वाला था? उस तार का दूसरा सिरा राजू के हाथ में था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजू उस पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने वाला है। राजू, तुम क्या करने वाले हो? सुष्मिता ने कहा। लेकिन राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा उस पेशेंट की तरफ बढ़ा। फिर उसने उस पेशेंट के पैर के दोनों अंगूठे पर उस तार को टच किया और एक इलेक्ट्रिक शॉक उस डेड बॉडी के अंदर दौड़ा। जैसे ही राजू ने यह हरकत की, सुष्मिता के साथ सारे डॉक्टर राजू पर भड़क गए। सुष्मिता भी अब पूरी तरह से राजू पर भड़क चुकी थी। राजू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये क्या बकवास की चीजें कर रहे हो? लेकिन राजू की नजर स्टॉप वॉच पर थी जिसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। मैडम प्लीज मुझे मत रोकिए, मेरे पास समय बहुत कम है और इनके पास भी। राजू ने उस डेड बॉडी की तरफ देखते हुए इशारा किया, लेकिन इतने में ही पीछे से 2 सीनियर डॉक्टर भी बोल पड़े, यू आर इंसल्टिंग द कोर्स, तुम बहुत गलत कर रहे हो। फिर एक डॉक्टर ने सुष्मिता से कहा, मैडम अगर आप इसे अभी नहीं रोकेंगी तो फिर हम लोग आपके खिलाफ भी कंप्लेंट कर देंगे मैनेजमेंट में। हमारे सामने जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज वेरी अनएथिकल। सुष्मिता ने भी एकदम कड़े अंदाज में राजू से कहा, राजू स्टॉप इट, अब से तुम कुछ नहीं करोगे। राजू ने देखा कि सिर्फ 5 सेकंड और बाकी था। राजू ने बड़ा ही अफसोस जताते हुए सुष्मिता की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिएगा।
ये कहकर राजू ने सुष्मिता को झटके से अपने सामने से हटाया और जल्दी से अपने हाथ में लिए हुए 2 तार को उस डेड बॉडी के पैर के अंगूठे में सटा दिया और लगातार उस डेड बॉडी को शॉक देता रहा। सारे डॉक्टर्स राजू के पास आकर उसका हाथ पकड़कर हटाने लगे। आर यू मैड? क्या तुम पागल हो गए हो? डॉक्टर चिल्लाने लगे, लेकिन राजू ने आखिरी के पूरे 5 सेकंड तक उस डेड बॉडी को शॉक दिया और फिर जब उन डॉक्टरों ने झटका देखकर राजू को पीछे हटाया, तभी भी उस डेड बॉडी को कुछ नहीं हुआ। यू हैव फेल्ड। राजू अब बुरी तरह से घबरा गया। वो समझ गया कि अब वो कॉलेज से बाहर हो जाएगा। सुष्मिता ने भी गुर्राते हुए राजू को देखा और कहा, राजू, अब तुम्हें रेस्टिकेट किया जाएगा और इस ऑर्डर पर मैं खुद सिग्नेचर कर दूंगी।